हेलो नमस्कार, मेरा नाम सुमित कुमार। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अक्षर ज्ञान स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि यदि अगर हम वीडियो बना सके आपके संबंधित तो आपके बीच जल्द ही वीडियो पहुंचने का प्रयास हो। हम यह चाहते हैं बच्चे लोग के कि कुछ नए तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे लोग के हम एक बोलते हैं, हम वादा करते हैं कि जो हम वीडियो इस चैनल के द्वारा बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक बात और है कि वीडियो को यदि अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और एक स्टूडेंट के बारे में हम बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं अक्षर ज्ञान स्टडी पॉइंट पे, तो जो भी वीडियो यहाँ से आपको अगर मिले तो वह पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, ताकि कोई बच्चे होते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं, यानी भगा भगा कर देखते हैं, तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अगर इस चैनल पर आए हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखिए। हम चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से वीडियो आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है संख्याएं। यानी संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और देखिए संख्याएं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। टॉपिक है, मेरा नाम है संख्याएं। संख्याएं, ये संख्या के बारे में हम आज इस वीडियो में केवल डायग्राम के माध्यम से बनाने का प्रयास करेंगे। कितने संख्या होते हैं डायग्राम के माध्यम से आप लोग को समझाने का प्रयास करें। तो चलिए, आपका डायग्राम सामने है। देखिए, हम बताए थे इससे पहले कि आपके बीच संख्याएं को डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। डायग्राम से ये होता है कि यह पता चल जाता है कि कौन संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बटे होते हैं और किसका कितना भेद है, यह प्रकार है। तो सबसे पहले संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या को कहते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के दोनों को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। समझिए फिर से, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को संयोग से यानी मेल से जो संख्या प्राप्त होता है या बनता है, वह संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, इसको हम जैसे यानी कि उदाहरण के द्वारा आपको बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका उदाहरण होगा वास्तविक संख्या को, जैसे 4 3/2 रूट में √3 √25, ये हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यह वास्तविक में संख्या है, इसको क्या बोलेंगे? यह परिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या क्या, इसको मान सकते हैं इसके नीचे एक छिपा हुआ है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? हम बताएं कि परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों को संयोग से बना हुआ है। तो परिमेय संख्या किसको हम बोले? जो P/Q के रूप में लिखा जाए। बात को समझिएगा, जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पे Q बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, यानी कि Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो P/Q के रूप में यहाँ है, यहाँ P/Q के रूप में है। अगर यह देखिए, ये क्या है? रूट में है 3, यानी कहने का मतलब ये एक प्रकार की यह अपरिमेय संख्या, क्या? अपरिमेय संख्या है। क्या? अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या है। यानी ये दोनों को संयोग से, यानी कि यह दोनों को संयोग से प्राप्त हुआ है। क्या? प्राप्त हुआ है।
इसी को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ अपरिमेय हो गया। यह क्या है? अब हम लोग एक तरीका पढ़ेंगे कि यहाँ देखिए रूट में 25 है, तो यह रूट अंडर को अगर बाहर निकालते हैं तो हम लोग वर्गमूल पढ़े होंगे, इसको बाहर निकाल देंगे यानी इसका 5 हो जाएगा वर्गमूल। यानी रूट को से अगर बाहर आ जाए तो वह परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। और उदाहरण देखिए, इसको उदाहरण देते हैं, जैसे अब दोनों के जैसे 16/25 हो जाएगा, तो 16 का वर्गमूल होता है कितना? 4 होता है, और 25 का वर्गमूल 5, P/Q। यह परिमेय संख्या हो गया। और एक उदाहरण देते हैं, मान चलिए रूट अंडर 16/3 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आपको देखने में लगता होगा कि यह अपरिमेय है, लेकिन नहीं। जब तक हम इसको रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तो देखेंगे 16 का वर्गमूल 4 होता है बटा 3, यानी P/Q के रूप में आ गया। अब और उदाहरण रूट अंडर 3/√5, यह कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो समझते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को संयोग से जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए अब आते हैं काल्पनिक संख्या। केवल हम लोग मन में कल्पना करते हैं कि यह संख्या है, वास्तविक में इसको संख्या हम लोग नहीं इंडिकेट कर सकते हैं। वास्तविक में यह काल्पनिक संख्या, कल्पना कर सकते हैं कि यह संख्या हो सकता है, लेकिन वास्तविक में यह संख्या नहीं है। वैसे संख्या, इसका परिभाषा वैसे अंक या वैसे संख्या जिसके बारे में हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वह संख्या होता नहीं है। अब आते हैं, अब वास्तविक संख्या को दो प्रकार के में बटा हुआ है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो हम लोग अब आते हैं परिमेय संख्या पे। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। और बोलते हैं अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में वैसी संख्या, क्या वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, क्या रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके वह परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यह है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके या लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। अब आते हैं इसको एग्जाम्पल, यानी कहने का उदाहरण द्वारा इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे 4/3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, रूट अंडर 25 हो गया, रूट अंडर 16/√49 हो गया। ऐसे करते करते तो ये सब परिमेय संख्या का उदाहरण हुआ। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो ये हुआ परिमेय संख्या का परिभाषा एवं उदाहरण। जैसे इसको क्या बोलेंगे? जैसे में इसका दूसरा अगर बोल सकते हैं तो उदाहरण भी बोल सकते हैं आप। कोई होते हैं शिक्षक कि जैसे में लिखवाते हैं, कोई बोलते हैं उदाहरण लिखवा रहे हैं, दोनों एक ही है। जैसे और उदाहरण दोनों एक ही है। तो अब समझ में आ गया होगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके वह संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 3/4, 2, 0, रूट अंडर 25, रूट अंडर 16/√49। और देखिए तो अगर कोई ऐसे दे देगा रूट अंडर दोनों के ऊपर, अगर देगा कि 49/64,
तो क्या होगा, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो रूट से बाहर हो। यानी कहने का मतलब 16 होगा तो 4 होगा, 49 के 7 होता है, यानी P बटे Q के रूप में दिखा गया। अब इसके बात करते हैं तो 25 को हम लोग 5 लिख सकते हैं, और इसको बात कर सकते हैं तो 7 बटे 8 हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि वह परिमेय संख्या है क्या, 49/64। तो अब हम आते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या क्या बताएं कि वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वैसे संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो क्या हम बोले, एक बार परिभाषा से इंडिकेट कर देते हैं आपके बीच। क्या बताया, वे अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है, 0 है या हो। अब देखिए परिभाषा आपके सामने है, वैसी संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √3 √5/7 √7/5 ये हो गया, और एक हो गया पाई हो गया, जिसको अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ये सब क्या है, अपरिमेय है। देखिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए वर्ग ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। यह क्या है, इसका भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, यह अपरिमेय होगा। और अल्फा, बीटा, पाई मतलब समझते होंगे, इसका मान होता है 22/7.3.14। और अगर डिग्री में कहा जाए तो इसका मान होता है 180 डिग्री। क्या हम बताएं, पाई का 3 मान होता है, पाई का कितने मान, 3 मान। पहला होता है भिन्न में अगर देगा तो 22/7, दशमलव में देगा तो 3.14, और इसको यदि कहने का मतलब इसको डिग्री में बोलेगा तो पाई का मान होता है 180 डिग्री। चलिए यह हुआ पाई का मान 22/7, 3.14 और 180 डिग्री। यह डिग्री में होगा तो 180, दशमलव में कहेगा तो 3.14, और भिन्न में कहेगा तो 22/7 होगा। तो अब आते हैं, आप समझ चुके होंगे, अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पे कोई इंसान होता है, शादी ब्याह उसको हो जाता है, लेकिन इंसान यानी संतान उसका जन्म नहीं देता। उसी प्रकार से अब यहाँ अपरिमेय का कोई बाल बच्चा नहीं, यानी कहने का मतलब है कि शादी हुआ था इसको, लेकिन उसको से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ। तो अब हम आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी 2 प्रकार के, एक होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या 2 प्रकार के, एक होता है भिन्न, दूसरा होता है पूर्णांक संख्या। चलिए तो देखिए भिन्न में भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि भिन्न किसको बोलते हैं, आते हैं कि भिन्न किसको बोलते हैं। तो भिन्न जो है, जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या को जैसे भिन्न यानी बटा के रूप में दर्शाना ही भिन्न कहलाता है, बटा के रूप में ही दर्शाना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। भिन्न वह संख्या है जिसका उपयोग किसी पूर्ण संख्या का बराबर करने में किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 4 बटे अगर हम लोग 3 लिख दिए, 6 बटे 8 लिख दिए, 7 बटे 6 लिख दिए, यह सब भिन्न है।
अब इसी भिन्न में भिन्न का प्रकार है, तो देखिए भिन्न का प्रकार है साधारण भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, समान भिन्न और असमान भिन्न। यानी कहने का मतलब है कि इसका इतना प्रकार होता है, यानी कि भिन्न का इतना सारा प्रकार है, और हम एक एक करके इसके बारे में बताएंगे बहुत अच्छी तरीका से, जो आपको आगे ये सब बहुत काम आने वाला है। कोई बच्चा लोग से पूछ देता है कि मिश्र भिन्न बताइए क्या है, यानी मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं? जैसे 4.3 बटे अगर हम दे दिए 6, यही तो मिश्र भिन्न है, इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो ये सब बताया जाएगा, परिभाषा के अकॉर्डिंग सब समझाया जाएगा। यदि एक एक चीज का परिभाषा एवं उदाहरण के समझ आपके बीच रखा जाएगा। इससे पहले चलते हैं कि दशमलव। दशमलव भिन्न यानी कहने का मतलब है कि दशमलव भिन्न। अब हम यहाँ थे और एक बात बताते हैं कि अब आते हैं थोड़ा सा पूर्ण संख्या पर। क्या है कि यह इसका चल जाएगा, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसका टाइप देखेंगे। चलिए, तो हम बिना देर किए हुए बीच आपके बीच समझाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग का हमको पूर्ण विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे, और यह वीडियो देख करके आप लोग का लग रहा होगा कि क्या सुमित सर ने यह डायग्राम के समझ आपको समझा रहे हैं, हम लोग का समझा रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग कहाँ थे? हम लोग आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसको बोलते हैं? तो पूर्णांक बोलते हैं धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित कर देने से जो संख्या बनता है या जो संख्या प्राप्त होता है, उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बताएं कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम रेखा लाइन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह एक रेखा लाइन है, इसका क्या नाम है? रेखा। यहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि शून्य है, यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5। अब इससे और आगे लिख सकते हैं। यदि अगर इस संख्या रेखा पर आपको मन है 1000, 2000 संख्या तक दर्शाना, तो आप दर्शा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम इतना ही तक लिखते हैं ताकि सारा लिखने में हमका समय क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा। ये चलते अब इधर आते हैं, यानी कि शून्य के दाएं तरफ, शून्य के दाएं तरफ, दाएं तरफ का मतलब दाहिना तरफ जाने पर हम लोग का मान क्या मिलता है? प्लस में मिलता है, यानी धनात्मक मिलता है। और शून्य से दाएं बाएं तरफ, शून्य से बाएं तरफ जाने में मान हम लोग का ऋणात्मक, यानी कहने का मतलब कि माइनस में मिलता है। तो देखिए, -1, एक काम करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ +5 तक लिखे हैं और यहाँ भी 5 तक लिखे, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं, आपको मन है आप 2 तक छोड़ सकते हैं, 3 तक छोड़ सकते हैं। चलिए, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताए थे कि धनात्मक संख्या, पहले पॉइंट समझिए किस पॉइंट को हम बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। यही संख्या से हम लोग पूर्णांक, यही रेखा लाइन से हम लोग पूर्णांक संख्या को बहुत अच्छी तरीका से समझेंगे। तो देखिए, हम बताएं कि धनात्मक और धनात्मक कोमा ऋणात्मक और शून्य को शामिल कर देने से यह पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो देखिए, यानी कहने का मतलब है कि यहां से लेकर के इसको हम लोग कह सकते हैं धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक। क्या? धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। क्या? पूर्णांक, पूर्णांक। और यहां से लेकर के इसको यहां बोल सकते हैं क्या?
ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, क्या पूर्णांक, इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब आते हैं तो भाई शून्य क्या है, यहाँ प्रश्न उठ रहा है कि शून्य क्या है। चलिए तो इसके बारे में एक तो समझ लेते हैं। शून्य, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या बताएं हम कि शून्य से, इससे पहले हम बता चुके कि शून्य से दाएं तरफ यानी दाहिना तरफ जाने पर हमको मान मिलता है धनात्मक, और शून्य से बाएं तरफ जाने पर हमको मान मिलता है ऋणात्मक यानी माइनस से मिलता है, और यह दोनों को बीच में होता है शून्य। इसीलिए यहाँ लिखा गया है शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही तो ऋणात्मक संख्या है। इसको उदाहरण द्वारा समझाया जाएगा, जैसे में आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं इसका, जैसे में यहाँ देते हैं। देखिए हम क्या बताएं, धनात्मक मान, चलिए यहाँ शून्य को हम कर देते हैं। ठीक, यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यानी कहाँ तक, इन्फिनिटिव, कहाँ तक, इन्फिनिटिव। और यहाँ से लेते हैं -1 -1 -2 -3 डॉट डॉट करते करते आते हैं माइनस इन्फिनिटिव। यानी इसको इन्फिनिटिव कहने का मतलब होता है अनंत। क्या, अनंत। इसको हम लोग लिख सकते हैं अनंत। क्या, अनंत। इसको अनंत बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, अनंत। क्या, अनंत। इसको अनंत बोल सकते हैं, यानी अनंत तक। यानी संख्या हम लोग सोचेंगे कि पूरा जितना संख्या है उतना हम लोग लिख दें, लेकिन लिख नहीं सकते हैं, संख्या अनंत होती है। देखिए तो हम क्या बताए थे, परिभाषा में बताए थे कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य को शामिल कर देने से वह पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। इसको यदि अगर जैसे में लिखना है तो आपको जैसे में ये हो गया। आप लोग का समझ में आया होगा। चलिए बिना देर किए बिना अब आते हैं, क्या बताए थे कि इससे पहले बताने से पहले हम इसको बता देते हैं, इसके बाद इसमें आते हैं। तो देखिए साधारण भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, सामान्य भिन्न, असमान भिन्न, यह भिन्न के प्रकार हुआ। इतना तरीका से हम भिन्न को लिख सकते हैं। कितना तरीका से, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि भिन्न को लिखने के लिए हम लोग 7 तरीका से समझेंगे। अब आते हैं क्या, दशमलव भिन्न, यानी जो हम लोग दशमलव में लिखते हैं। क्या बताएं, जो दशमलव है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत कहने का मतलब है कि यदि अगर अंश से हर से अंश में भाग देते हैं तो पूरा पूरा कट जाए यानी विभाज्य हो जाए, तो उसको शांत बोलेंगे। अगर अशांत किसको बोलेंगे, तो अशांत है अंश को हर से भाग देने पर वह कभी कटता नहीं है, कभी कट ही नहीं सकता है, वह रिपीट होते जाता है, बहुत बड़ा मान आ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे अशांत। चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। चलिए तो आप लोग लास्ट तक देखने का प्रयास करें, तभी बच्चे आप लोग का समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग का समझ में नहीं आएगा, फिर हम लोग का बोलिएगा कि सर पढ़ाए लेकिन समझ में नहीं आया। तो हम बताए थे कि आपको डायग्राम के माध्यम से आपका मैथ सॉल्यूशन किया जाएगा। जिस पार्ट में अगर आएगा उसका डायग्राम पहले दिया जाएगा,
ताकि बच्चे लोग का क्या पता चल जाए कि हमको इतना पढ़ना है, इतना के बारे में पढ़ना है। तो हम क्या शांत के बारे में आ रहे थे, तो शांत के बारे में हम लोग आ रहे थे। तो पढ़ेंगे शांत और अशांत। शांत किसको बोलते हैं? जो अंश में हर से भाग देने पर वह पूरा पूरा कट जाए, यानी कि विभाज्य हो जाए। सीधा सीधा बात कीजिए कि वह विभाज्य हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? शांत। जैसे शांत को जैसे में लिखते हैं, जैसे क्या? जैसे जैसे लिखते हैं 3/2, 16/5, 25/10, 30/5। तो यह कट जाएगा। इसको काटेंगे, विभाज्य करेंगे। यह नहीं है कि डायरेक्ट कट जाएगा, एक कट जाएगा हो गया, नहीं, इसको देखेंगे कहाँ जाके कटता है। ये कट जाएगा तो यह शांत होगा। देखिए जैसे 3 में भाग देना है कैसे? 2 से। अब हम लगाते हैं एक बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे 5 दूनी 10, यानी कि यह कट गया। तो यह क्या हुआ? शांत हो गया। क्या? शांत हो गया। क्या? शांत हो गया। दूसरी बात है, अब यहाँ आते हैं, देख लेते हैं यह कटता है कि नहीं। 16 से 5 में भाग देना, यानी कहने 5 से 16 में भाग देना, यानी कि 5 आई कितना होता है? 15 होता है। कट गया। यहाँ पे हो गया क्या? 1 हो गया। अब बच्चे लोग देखते हैं, सर हम लोग का सिखाया भाग में यहाँ कट जाता है, लेकिन हम लोग का सर जी सिखाएंगे कि घटा में कटा नहीं जाता है, यानी कि हम लोग जब घटाते उसमें काटते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे 4 3 अगर आ गया, 4 आ गया, अगर यहाँ 2, यहाँ 3, अगर 1 दे दिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर माइनस में, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर से नीचे घटाते हैं, तो घटाइए तो यहाँ 3 हो गया। यहाँ पे घटाते हैं तो हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हम लोग घटाव में, यानी कहने का मतलब है कि घटाते समय हम लोग यहाँ के जगह पर 0 का यूज करेंगे। क्या? 0 का यूज करेंगे। और भाग में भी 0 लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर दशमलव दिए, यहाँ हो गया 5 दूनी 10, ये भी कट गया। तो ये क्या हो गया? शांत। क्या हो गया? शांत। ये भी शांत हुआ। आगे देखते हैं इसके बारे में। 25 है, भाग देना है 10 से, 10 दूनी हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ 5 हो गया, दशमलव, यहाँ 0 हो गया, 10 × 5 = 50 होता है। यहाँ पे कट गया, यानी ये भी शांत हो गया। क्या? शांत हो गया। और ये देख लेते हैं एक और, यहाँ पे 30 में भाग देना है कैसे? 5 से। यहाँ 6 × 5 = 30, यानी कट गया। यानी दशमलव में कटे या पूरा पूरा कटे, वह शांत कहलाएगा। क्या? शांत। यह क्या हुआ? शांत। तो अब आपको शांत को समझ में आ गया होगा। कहाँ? यहाँ पे शांत है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि जो सर ने बताए वह शांत है। क्या बताए? कि हर को अंश में भाग देने से वह यदि अगर पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, यानी कट जाए, तो वह क्या कहलाता है? वह शांत कहलाता है। और अगर भाग देने पर नहीं करता है, उसको अशांत बोलते हैं। आइए तो इसके जैसे में समझाते हैं आपको। तो अशांत में आते हैं। अशांत यानी कहने का मतलब है कि जो पुनः विभाज्य न हो, यानी पूरी पूरी कट नहीं सकता है। देखिए जैसे 10/3, 6/5, 7, और हो गया जैसे। देखिए 2 ही उदाहरण देते हैं। तो देखिए तो 10 है। क्या है? 10 है। भाग देना है कितना में? भाग देना है कितना में? यानी कि 3 से भाग देना है 10 में। देते हैं 3 × 3 = कितना हो जाएगा? 9। 1 हो गया, यहाँ दशमलव, फिर यहाँ 0, फिर भाग देते हैं तो 3 × 3 क्या होगा? 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा, फिर 1 हो गया। अब दशमलव बैठाने के बाद में कोई बच्चे होते हैं कि उसको ध्यान में उनको नहीं रहते हैं, फिर दशमलव बैठा देंगे। यह क्या है? यह बिल्कुल गलत है।
यहाँ पे यदि अगर एक जगह दशमलव बैठा दिए हैं तो आप कई गो शून्य उतार सकते हैं। तो यहाँ हो गया, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह संख्या जो है 10 जो है 3 से कभी विभाज्य नहीं होगा। देखिए भाग देते 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 एक याद रखिएगा, यदि अगर भाग देते देते सो जाइएगा और सोने के बाद में फिर नींद टूटेगा, फिर भाग दीजिएगा, नहीं, हम छोड़े थे वहां, फिर देखते हैं यदि अगर हम सो के जगह हैं तो क्या नहीं कट जाए। ये कई दिन तक लगातार अगर करते रहिएगा तब पर यह विभाज्य नहीं होगा। यह क्या हो गया, यह इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह क्या है, शांत है। क्या शांत है, शांत कह रहे हैं कि सॉरी अशांत है। क्या अशांत है। अब यहाँ पे आते हैं 7, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ भाग देना है कितना, 7 से। यानी कहने का मतलब कि भाग दे रहे हैं तो देखिए एक बार में 6, यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ दशमलव, फिर 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर यहाँ 0 उतरेगा। अब देखिए 6 बार में लगते हैं तो 6 से कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 6 बार में लगेगा तो 36, फिर 4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यह भी ऐसा ही है, अशांत है, जो नहीं कटने का नाम ले रहा है। हम देखिए यहाँ तक भाग दे चुके हैं लेकिन कटने का नाम नहीं ले रहा। तब यहाँ पे देखिए 4 अड़ा के अड़ा, यानी खड़ा के खड़ा है, जब जब उतर के आ रहा है तो 4 ही आ रहा है। अब इसको कैसे हटाया जाए, तो इसको हटाने के लिए कोई जरूरी नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि यह क्या है, यह अशांत है। क्या अशांत है, हम लोग क्या लिखेंगे, अशांत, अशांत। अब समझ में आ चुका होगा कि शांत और अशांत इसके बारे में। ये होता है आवर्ती, ये होता है अनावर्ती। अब देखिए अब इसका भी होता है, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, और होता है शून्य, और होता है पूर्णांक। यानी हम समझा चुके थे जब पूर्ण समझाए थे तो कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य, क्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को सम्मिलित रूप को हम क्या बोल रहे थे, पूर्णांक। तो धनात्मक संख्या को उदाहरण देते हैं। तो धनात्मक संख्या वैसी संख्या जो माइनस में हो, वैसी संख्या जो माइनस में हो उस संख्या क्या बोलेंगे, धनात्मक है। ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। तो इसको जैसे में देख लीजिए, जैसे इसको जैसे में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे -2, -1, -5/3, -6/7, ये हो गया ऋणात्मक संख्या। और ये शून्य, शून्य तो अपने आप में एक संख्या है जो शून्य है, नहीं तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है। और अब आते हैं धनात्मक, तो इसको जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या, तो देखिए जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 4/3 हो गया, 2 हो गया, नहीं 2 लिख चुके हैं, 8 हो गया, 7 हो गया। तो ये सब संख्या होगा, ये क्या होगा, धनात्मक। ये क्या हुआ, शून्य हुआ, क्या शून्य। और ये क्या हुआ, धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक। और ये हो गया ऋणात्मक, ऋणात्मक। अब आते हैं धनात्मक पूर्णांक में आते हैं प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है कि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, इसके बाद में विषम संख्या किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, सहभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, संपूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। तो आइए एक एक करके हम उदाहरण और परिभाषा के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलिए पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या समझेंगे। गिनती को संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे जैसे यानी प्राकृत संख्या का जैसे में हो गया
जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 डॉट डॉट करते करते अनंत। ये हो गया प्राकृत संख्या। और सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो। क्या? वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो, कट जाए, उस संख्या को बोलेंगे सम संख्या। सम संख्या के जैसे में देखेंगे क्या? सम संख्या। सम संख्या को देखेंगे लेंगे जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10 डॉट डॉट करते करते हम लोग इन्फिनिटिव यानी कि अनंत। अब आते हैं क्या? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य ना हो। वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य न हो, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। क्या? उस संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो देखिए विषम संख्या क्या? विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 11 अनंत तक ये भी जाएगा। अब आते हैं अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है या विभाज्य हो। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कट सकता है, एक और स्वयं से कट सकते हैं कि कट सकता है, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग यहाँ इंडिकेट करते हैं। क्या? अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्या हम लोग जैसे में लिखते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और आता है भाज्य संख्या वैसी संख्या एक और अपने आप और अन्य किसी संख्या से, एक और अपने आप और अन्य किसी संख्या से विभाज्य होती है, उस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। उस संख्या क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। तो भाज्य संख्या को हम लोग जैसे में यहाँ देखेंगे भाज्य संख्या, तो जैसे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग 4 जैसे हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, डॉट डॉट करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ये हो गया भाज्य संख्या। अब होता है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या को हम लोग जैसे में देख लेते हैं। क्या? सह अभाज्य। क्या? सह अभाज्य संख्या देखते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब डॉट डॉट करते करते ये हो गया क्या? सह अभाज्य संख्या। तो अब आपको इस डायग्राम से आप लोग समझ में आ गया होगा। देखिए कितना मस्त है, हम लोग डायग्राम के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। यह संपूर्ण संख्या है। अब देखा जाए, यानी कहने का मतलब है ये इतनी सारी संख्या आप जो इसके बारे में नहीं जानते होंगे, अब इस डायग्राम के माध्यम से हम आपके बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। और एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त को, जो विद्यार्थी पढ़ने लायक है, उसके पास चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिएगा। और यह वीडियो उन तक शेयर कीजिए जो इन डायग्राम के माध्यम से अभी तक इतना सारे अभी नहीं पढ़ चुके हैं। इसीलिए हम पहले बताए थे कि आपको डायग्राम के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग का ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए थैंक यू।